नमस्कार। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे आज के मुद्दे में कांग्रेस में गृह युद्ध। जी हां, कांग्रेस के घर में इन दिनों युद्ध छिड़ गया है। वो युद्ध कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर है। जहां एक और सोनिया गांधी ने पद छोड़ने का ऐलान किया था, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में चिट्ठी को लेकर सियासी संग्राम मच गया है। हालांकि इस बीच यह भी फैसला हुआ है कि सोनिया गांधी नए अध्यक्ष तक अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। साथ ही बैठक में बवाल को लेकर सोनिया गांधी ने भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पार्टी की बात फोरम के अंदर होनी चाहिए, सोशल साइट पर नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जमकर बवाल। राहुल के आरोपों पर भड़के सिब्बल और आजाद। कांग्रेस पार्टी में चिट्ठी लेकर छिड़ा गृह युद्ध। महासंग्राम से कांग्रेस पार्टी कैसे पाएगी पार। दिल्ली में पार्टी के नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर बुलाई गई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोमवार को जबरदस्त घमासान मच गया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने के मुद्दे से शुरू हुआ बवाल ट्विटर पर सार्वजनिक तौर पर सामने आ गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ओल्ड गार्ड बनाम यंग गार्ड की लड़ाई तेजी से देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठकों में आरोप लगाया है कि जिन्होंने इस वक्त चिट्ठी लिखी है वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं और इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खफा हैं और पलटवार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बैठक के दौरान ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। मैंने राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी का सही पक्ष रखा, मणिपुर में पार्टी को बचाया। पिछले 30 साल में ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो किसी भी मसले पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाए। फिर भी कहा जा रहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। राहुल गांधी के बीजेपी के साथ साठगांठ वाली टिप्पणी पर कांग्रेस में बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट पर अपने प्रोफाइल से कांग्रेस हटा दिया। अब उनके ट्विटर हैंडल पर किसी भी पार्टी, किसी भी पद का दूर दूर तक जिक्र नहीं है। हालांकि बायो चेंज करने के कपिल सिब्बल ने एक नया ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी ने खुद मुझसे कहा है कि जो बात उनसे जोड़कर कही जा रही है वह गलत है, इसलिए मैं अपने पहले का ट्वीट डिलीट कर रहा हूं। पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के एक ट्वीट पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उन्हें बहकावे में न आने का आग्रह किया। सुरजेवाला ने लिखा कि कृपया फर्जी विमर्श और गलत सूचना फैलाए जाने से गुमराह मत होइए, परंतु हमें एक दूसरे से लड़ने और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के बजाय अधिनायकवादी मोदी सरकार से लड़ने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। कपिल सिब्बल के अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी राहुल के बीजेपी से साठगांठ वाले बयान पर अपनी नाराजगी जाहिर की। आजाद ने जवाब देते समय राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। दरअसल कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं की ओर से सोनिया गांधी को पत्र लिखा गया था और इस पत्र में कांग्रेस नेताओं ने जमीनी स्तर पर सक्रिय अध्यक्ष बनाने और संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की मांग की थी। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद उन 23 नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी से पहली चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई थी, जहां चिट्ठी को लेकर कांग्रेस में गृह युद्ध छिड़ गया। चिट्ठी के बाद ही सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। इसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं पर जमकर बरसे और सोनिया गांधी की बीमारी से चिट्ठी की टाइपिंग को जोड़ते हुए सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कांग्रेस अपने गृह युद्ध से कैसे पार पाती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो कांग्रेस की स्थिति बहुत गंभीर है। संगठन को मजबूत करते करते कांग्रेस विघटन की तरफ ऐसा लग रहा है कि बढ़ चुकी है। वर्किंग कमेटी की सुबह 11 बजे बैठक होती है, 7 घंटे ये मीटिंग चलती है और 7 घंटे के बाद ट्विटर वॉर शुरू हो जाता है।
ऐसा ट्वीट वॉर होता है कि उसको कंट्रोल करने में कांग्रेस के 4.5 घंटे लग जाते हैं। स्थिति आप ये सोचिए कांग्रेस की हो गई है। फिलहाल आपको बता दें कि फैसला जो लेटेस्ट अपडेट हमने आपको बताई, 6 महीने के भीतर एक नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। फिलहाल अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी रहेंगी, लेकिन इस बीच नेतृत्व को लेकर, कांग्रेस की स्थिति को लेकर, कांग्रेस की भविष्य की राजनीति को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और बीजेपी की बात करी जाए तो तंज करने का उसे साफ तौर पे मौका भी मिल गया, जिसको लेकर तमाम पार्टी के नेता, बीजेपी के जो नेता है वो ट्वीट भी कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ रहे हैं। आज एक्सपर्ट पैनल में हम इसी पर बात करेंगे, कांग्रेस के गृह युद्ध पे बात करेंगे। तारुफ आपका सबसे पहले करा दे। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, राज्य मंत्री बीजेपी चित्रकूट से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। गजराज सिंह विधायक कांग्रेस हापुड़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गजराज जी। डॉक्टर R.A. उस्मानी, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी, इस वक्त हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। आशीष चित्रांशी, हमारे चैनल हेड, इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष चित्रांशी जो कि हमारे चैनल हेड है, उनके पास चलते हैं। आशीष जी, सबसे पहले जो पूरा घटनाक्रम आपने देखा, देश ने देखा, संगठन को मजबूत करने की तरफ कांग्रेस बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा है विघटन टूट की तरफ कांग्रेस बढ़ती चली जा रही है। फिलहाल इस वक्त मौजूदा स्थिति में कांग्रेस की दशा और दिशा को लेकर सर क्या कहेंगे आप? आरिफ, सबसे पहले डिबेट शुरू करने के पहले इस डिबेट को मैं चाहता हूं एक फ्रेम में हम बांध दें जिसके बाहर डिबेट न जाए। आप सबसे पहले ये समझिए कि जो चिट्ठी लिखी गई 23 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने चिट्ठी लिखी, ये चिट्ठी लिखना मैं सिर्फ इसे खबर मानता हूं, ये चिट्ठी, क्योंकि बार बार ऐसी बातें होती रही हैं। और जब राहुल गांधी ने स्वयं किसी गैर गांधी को, गांधी परिवार से बाहर के किसी नेता को अध्यक्ष बनाने के लिए खुद कहा, प्रियंका गांधी ने अपने एक साक्षात्कार में कहा, तो ये बहुत बड़ा विषय नहीं है कि चिट्ठी लिखी गई किसी गैर गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए। लेकिन मुझे जो लगा कि जो कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद का आज दोपहर तक जो तेवर दिखा, उस तेवर ने देश की राजनीति में कांग्रेस के भीतर गांधी वर्सेज बागी का एक सिनारियो सेटअप कर दिया। हालांकि शाम होते होते गुलाम नबी आजाद भी बैकफुट पे चले गए और कपिल सिब्बल ने, जैसा कि अभी पैकेज में दिखाया, कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट को डिलीट भी कर दिया। तो अगर ये तेवर थे, ये तेवर शाम होते होते ढीले नहीं पड़ते, तो ये वास्तव में एक बगावत की तरफ, कांग्रेस में बगावत की तरफ इशारा था। क्योंकि वो बहुत वरिष्ठ नेता, जो 23 नेता हैं, उस 23 नेता में करीब करीब सारे, उसमें पृथ्वीराज चौहान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे पूर्व मुख्यमंत्री, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, जितिन प्रसाद, मुकुल वासनिक, ये सारे लोग उस 23 में, इन सबके नाम हैं। अब दूसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, जो आगे हमारे डिबेट में एक सवाल भी उभर के आएगा कि क्या अगर शाम होते होते इन सभी लोगों के तेवर ढीले पड़ गए, तो क्या साल भर पहले राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ा था, साल भर बाद दोबारा राहुल गांधी की ताजपोशी के लिए क्या एक स्क्रिप्ट लिखी गई? क्या एक स्क्रिप्ट पर पूरे दिन आज जो चला है संग्राम, जिसे गृह युद्ध या मंथन तो नहीं कहेंगे, जिस हिसाब से तेवर दोपहर तक थे, इसीलिए गृह युद्ध हमने कहा है उसे। तो अगर जो है ये दोबारा राहुल गांधी को ताजपोशी, उनको ताज पहनाने के लिए ये स्क्रिप्टेड था, तो क्या राहुल गांधी की ताजपोशी के लिए दोबारा आधार तैयार हो गया है? ये ताजपोशी का स्क्रिप्ट मैं इसलिए कह रहा हूं कि 23 लोगों ने चिट्ठी लिखी पूर्ण परिवर्तन के लिए, संगठन में टॉप टू बॉटम पूर्ण परिवर्तन के लिए लिखा। लेकिन इसी बहाने पूरी कांग्रेस, सेवा दल, यूथ कांग्रेस, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस, तमिलनाडु कांग्रेस, आंध्र प्रदेश कांग्रेस, असम कांग्रेस, सभी ने राहुल गांधी को दोबारा कमान दिए जाने की बात उठा दी। यहां तक कि कांग्रेस के एक नेता ने अभी शाम होते होते उनका खून से लिखा हुआ खत भी आ गया, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की कमान संभालें। तो दूसरा बिंदु, क्या ये स्क्रिप्टेड था? और तीसरा, अगर हम दूसरे सवाल को खारिज कर दें कि ये स्क्रिप्टेड नहीं था, तो क्या कांग्रेस को कोई गैर गांधी अध्यक्ष चला सकता है?
इतिहास तो कतई इस बात को आधार नहीं देता है कि कांग्रेस को कोई गैर गांधी अध्यक्ष चला सकता है। अब चौथा बिंदु यह है कि अगर गैर गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बन भी जाता है तो क्या वो गांधी परिवार के औरे से बाहर आ सकता है? क्या वो स्वतंत्र रूप से मोदी और अमित शाह की जोड़ी से टक्कर लेने के लिए, दोबारा कांग्रेस को ऑक्सीजन देने के लिए क्या अपनी रणनीति बना सकता है? क्या अपनी रणनीति का एग्जीक्यूशन कर सकता है? ये 4 सवाल हैं। इन चारों सवालों के इर्द गिर्द हम जो है इस डिबेट को, हमारा डिबेट इसी 4 सवालों के इर्द गिर्द होगा। और सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक गजराज सिंह जी हैं। गजराज सिंह जी बताएं कि इन चारों में क्या, उन्हें क्या लग रहा है? गजराज सिंह जी जवाब दें। देखिएगा, कांग्रेस दुनिया की सबसे पुरानी पार्टी है। मेरा भी 36 सालों का अनुभव है कांग्रेस के अंदर रह करके। कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार के अलावा भी अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने भी बाखूबी कांग्रेस के संगठन को मजबूती से चलाया है। जिस एपिसोड के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं, माननीय सोनिया गांधी जी ने जब अध्यक्ष पद संभाला तो 10 वर्षों तक भारत सरकार के अंदर, भारत सरकार 10 वर्षों तक रही। इसके बाद उनका स्वास्थ्य गिरा तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर राहुल गांधी ही इस भाजपा सरकार के खिलाफ हर आवाज को उठाते रहे हैं। उन्होंने छोटे मुद्दे से लेकर के बड़े मुद्दे को बहुत तेजी से उठाया है। और राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर से ही कुछ लोग बीजेपी में मिले हुए हैं, इस तरह की बात कह रहे हैं सर, इस पर क्या कहेंगे? तो पार्टी के अंदर मिलकर कर रहे हैं वो कांग्रेस विचारधारा के लोग नहीं हो सकते, चाहे कोई भी है वो, चाहे कितना ही बड़ा नेता है। जो विपक्षी लोगों से मिलकर के अपने घर को कमजोर करने की कोशिश करता है तो कांग्रेस विचारधारा का आदमी नहीं हो सकता कभी। लेकिन इस बीच चित्रांशु जी, मेरा सवाल आपसे भी ये है कि जिस तरह से हमने पूरा घटनाक्रम देखा, आपने कहा कि ये चीजें स्क्रिप्टेड हो सकती हैं, लेकिन स्थिति यहां पे आ गई है कि कपिल सिब्बल को अब सफाई देनी पड़ रही है। वो बता रहे हैं कि मैंने कांग्रेस के लिए क्या क्या किया। कहीं ना कहीं एक खटास तो पैदा ही हो गई है इस तरह के बयानों से, इस तरह के ट्विटर वॉर से। आरएस कपिल सिब्बल ने तो अपने पूरे 30 वर्षों के समर्पण को आज बताया और बताना पड़ा उनको। मणिपुर में उन्होंने कांग्रेस को बचाया, उनको यह बताना पड़ा। उन्होंने राजस्थान हाई कोर्ट में कांग्रेस के लिए कितनी दलीलें रखी, उन्होंने वो सब भी बताया। और गुलाम नबी आजाद तो यहां तक पहुंच गए कि उन्होंने कहा कि अगर उनका यह साबित हो जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं तो वो तत्काल अपने सभी पदों से इस्तीफा देने को तैयार हैं। लेकिन मेरा यह मानना है, यह कहना कि शाम होते होते इन दोनों नेताओं के तेवर ढीले हो गए, ये दोनों नेता बैकफुट पर आ गए। इसीलिए मैं स्क्रिप्ट वाले सवाल को, और मुझे लगता है कि मैंने जो स्क्रिप्टेड कहानी की बात की पूरी फिल्म की, वो गजराज सिंह जी भी उसके समर्थन में बोल रहे हैं, क्योंकि गजराज सिंह भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। गजराज जी, और गजराज सिंह ने अभी एक बात और कही कि हमारे जी बोलिए कि हमारे गैर कांग्रेसी कांग्रेस में गैर गांधी अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन गजराज सिंह जी का बहुत लंबा अनुभव है, उनको पता होगा कि कांग्रेस में जितने गैर गांधी अध्यक्ष रहे हैं, जितने गैर गांधी, उनके साथ क्या सलूक हुआ है। वो सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ था गजराज सिंह जी अच्छी तरीके से जान रहे हैं। और इतना ही नहीं, 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन जब कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए तो पुरुषोत्तम दास टंडन के सामने जो परिस्थितियां आई वो भी बहुत असहज कर देने वाली थी। आखिरकार पुरुषोत्तम दास टंडन को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था, क्योंकि नेहरू जी ने स्पष्ट कह दिया था कि चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा जाना है। चुनाव में, और पूरी कांग्रेस को यह पता था
कि कांग्रेस को सत्ता में जवाहरलाल नेहरू लाएंगे, इसलिए पुरुषोत्तम दास टंडन को आखिर बैकफुट पे जाना पड़ा, अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा और 1952 में नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस दोबारा सरकार में आई। ठीक है, इस बीच हमारे साथ चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी भी हैं। चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? धन्यवाद भाई साहब। पहले तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और उसमें हम लोग के लिए बहुत कुछ कहने को नहीं है, लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, अब इस बात को भले हमारे कांग्रेस के मित्र इनकार करें, लेकिन वो एक परिवार से ही संचालित होती है और अगर उस परिवार के अतिरिक्त कोई व्यक्ति आया भी है तो वो चल नहीं पाया। दूसरा यह है कि अभी भी जो जिस प्रकार के चिट्ठियां लिखी गई, प्रदर्शन हुआ, उससे सिद्ध होता है कि वो एक जो परिवार है वही उस पार्टी में मान्यता रखता है। जो जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है, मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठतम नेता हैं, वरिष्ठतम नेता। और अब अगर उन्होंने चिट्ठी लिखी भी और अपने अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी तो उसको लेकर जिस प्रकार के आरोप उन पर लगाए कि बीजेपी से मिले हैं, इससे ये सिद्ध होता है कि एक छोटी सी बात को भी सहन करने के लिए पार्टी तैयार नहीं है और कांग्रेस पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है। एक परिवार की पार्टी है, जो उससे सहमत है वो चलेगा और जो सहमत नहीं रहेगा उसके लिए उसमें कोई जगह नहीं है। और कारण है कि 23 नेता जो बहुत पार्टी में सब मैं समझता हूँ बहुत बड़े कद के हैं, उन सब की जो स्थिति बाद में हुई और जिस तरह से वो अपने को बैक कर रहे हैं और कोई बहाना लेकर के ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा कि हमने ऐसा नहीं कहा, वैसा नहीं कहा, लेकिन जो चीजें पब्लिक डोमेन में आ चुकी हैं, दिन भर मीडिया में चली है, तो अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि उन लोगों ने चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में जो उनके भाव थे यही थे कि अब कोई ऐसा अध्यक्ष हो जो गैर गांधी परिवार का हो और तक संगठन में परिवर्तन किया जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो स्वरूप बन चुका है उसमें वो एक परिवार की पार्टी है और उस परिवार के अलावा कोई व्यक्ति, मेरा ख्याल है कि गजराज सिंह जी क्या कहेंगे? चंद्रिका प्रसाद जी ने जो बात कही कि चंद्रिका जी एक सवाल आपसे है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला भले ही हो, ये भले ही कांग्रेस का अंदरूनी मसला हो, लेकिन इस मसले में भारतीय जनता पार्टी का नाम आ चुका है। चंद्रिका जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम आ चुका है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस शासित प्रदेशों में उनकी सरकारों में सेंध लगाती थी, क्या अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के संगठन में भी सेंध लगाने में सफल हो गई है? चंद्रिका प्रसाद जी जाने ने मैं दे रहा हूँ। अब मैं आदरणीय गजराज जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी न तो कांग्रेस की सरकारों में सेंध लगाती है और न कांग्रेस दल में सेंध लगाती है। पूरे भी लोग राजनीति में हैं, राजनीति में काम करते हैं, वो सब जानते हैं कि जिस प्रकार के लोगों ने चिट्ठी लिखी है उसमें अधिकांश लोग ऐसे हैं जो भाजपा के साथ उनके रिश्ते शत्रुवत रहे हैं, कभी उनसे निकटता नहीं रही है। अब अगर आप कपिल सिब्बल जी को हिले, भाजपा राम मंदिर के समर्थन में थी और कपिल सिब्बल जी बाबरी मस्जिद के वकील थे, तो उनके और भाजपा के दूर दूर तक कोई रिश्ते नहीं है। ये निश्चित रूप से उनके अपने निजी विचार थे, पार्टी के अंदर उनको एक सोच था उनका, और जो नेता है आपने भी नाम भी उनके लिए, वो सब बहुत भारी भरकम नेता है। ठीक है चंद्रिका जी, हमने मान ली कि कांग्रेस में तमाम लोग जो हैं, तमाम बड़े नेता, उनका शत्रुवत व्यवहार रहा है, राजनीतिक व्यवहार रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब हम उस्मानी साहब के पास जाते हैं। उस्मानी साहब का तो मित्रवत व्यवहार रहा है कांग्रेस के साथ, मित्रवत व्यवहार याराना भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस पार्टी एक देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आज की तारीख में भी है भारतीय जनता पार्टी के बाद, तो ऐसी यारी, ऐसे यार, कैसे ऐसे यारों के साथ आप भाजपा से लड़ाई लड़ोगे? कैसे अमित शाह और मोदी से लड़ाई लड़ोगे उस्मानी साहब? देखिए, ऐसा है कि ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और उनका अंदरूनी मामला है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो अपने हिसाब से अपना अध्यक्ष तय करती हैं।
अपना अध्यक्ष बनाती हैं, उससे दूसरी पार्टियों का कोई मतलब नहीं होता है। नहीं और उस्मानी जहाँ तक साहब, बात- उस्मानी साहब, अंदरूनी मामलों में भी अगर आपका कोई पुराना दोस्त हो, उसके घर का अंदरूनी मामला हो और मामला बिगड़ता दिखे, तो क्या आप समझाइश करने नहीं जाओगे अपने दोस्त के यहाँ, पुराने यार के यहाँ? जो घर होते हैं, परिवार होते हैं, उनमें भी आपस में बातचीत होती है, मनमुटाव होता है, लेकिन सब मिल बैठ के सब आपस में तय कर लेते हैं। ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, ये उनका आंतरिक मामला है, वो अपने आपस में तय कर लेंगे। उसमें दूसरी पार्टियों का कोई रोल नहीं है कि वो उसमें क्या कर रहे हैं, कौन क्या मांग कर रहा है। ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर पार्टी में ये होता है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी से लगा करके और अभी तक जो है जिस तरीके से उन्होंने देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है, वो बिल्कुल एक वो अच्छी बात है। और इस देश की जनता भी ये देखना चाहती है कि विपक्षी पार्टी है वो मजबूत हो। जब विपक्ष मजबूत होगा, अगर देश में वो विपक्षी पार्टी है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है। तो ये तो नहीं उस्मानी साहब, आपकी ये बात तो समझ में आ रही है कि हर पार्टी में ऐसा होता है, क्योंकि आपकी पार्टी में तो इससे बहुत कुछ ज्यादा हो चुका है शिवपाल जी और अखिलेश यादव के बीच। तो आपकी बात तो समझ में आ रही है, आपका दर्द समझ में आ रहा है कि हर पार्टी में ऐसा होता है। लेकिन मेरा ये मानना है, ये आपसे एक सवाल है कि क्या मोदी और अमित शाह से जो लड़ाई, भारतीय जनता पार्टी से आपकी लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई, वो लड़ाई कमजोर नहीं होगी अगर विपक्षी दल ऐसे आपसी संघर्ष में जुटे रहेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी में तो इतनी आंतरिक कलह मची हुई है कि वहां तो जो बुजुर्ग नेता है वो अपना सम्मान बचाना मुश्किल है। ये 2 लोकसभा सांसदों वाली पार्टी हुआ करती थी, और 1989 में जो है, जब लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ लेकर के निकाला था, 90 में राम रथ लेके निकाला था, तो 2 से उन्होंने इस पार्टी को बढ़ा के यहाँ पहुंचाया। आज उनकी ये दशा हो गई कि उनको कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो उनको न्योता देना भी मुनासिब नहीं समझा जाता, उनको बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा जाता है। ये दर्द उस पार्टी के नेताओं से, इनके वहां तो ये तो सरकार में है इसलिए लोग बोल नहीं रहे हैं। जिस दिन इलेक्शन होगा ऐसा भांडा फूटेगा इनका, जिले जिलों में विधायक और सांसद इनका विरोध कर रहे हैं, जिले जिले में चिट्ठियां लिख रहे हैं, कहीं पे कोई काम नहीं हो रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश कोरोना के चपेट में आ गया है और जो मरीज है वो लगातार खत्म हो रहे हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के 2 कैबिनेट मंत्री जो हैं वो भी जो ये दुर्व्यवस्था है उसके शिकार होकर के। आपको भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्गों से अब राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़नी है। आपको अब लड़ाई नरेंद्र मोदी से, अमित शाह से और योगी आदित्यनाथ से राजनीतिक लड़ाई लड़नी है। तो इनसे राजनीतिक लड़ाई कमजोर होगी कि नहीं, ये आप बताइए। बुजुर्गों से तो लड़ाई लड़नी नहीं है आपको। समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है और जो विकास किया है वो विकास फिर आगे हम आएंगे 22 में, फिर वही विकास माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होगा। और हम लोग कोई इनसे लड़ाई मानते ही नहीं है, क्योंकि इनसे कोई लड़ाई है ही नहीं। ये तो मैं तो कहता हूं कि कल आप इलेक्शन जो है मशीनों के बजाय बैलेट से करा लो, बैलेट से करा लो, और बैलेट से करा लो। देखो आपको धूल चटा देते हैं कि नहीं चटा देते हैं धूल। ये तो कहीं सत्ता में आई ना, ये तो बेईमानी से जितनी भी सरकारें बनाई हैं सब बेईमानी से सरकारें बनाई हैं इन्होंने। ठीक है उस्मानी साहब, ठीक है। गजराज सिंह जी, क्या कांग्रेस टीना प्रभाव से गुजर रही है? क्या टीना प्रभाव समझ रहे हैं? टीना प्रभाव, देयर इज नो अल्टरनेटिव, टीना, ये क्या कांग्रेस टीना प्रभाव से गुजर रही है? मैं कहता हूं कि कांग्रेस ना पहले कमजोर कोई अल्टरनेटिव नहीं है कांग्रेस के पास। मैं कहता हूं कि कांग्रेस ना पहले कमजोर थी ना आज कमजोर है, लेकिन जो बाहर मीडिया है नहीं, कमजोरी और मजबूती की बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे, ताकत नहीं दिखाने की बात कर रहा है। मैं कह रहा कि कांग्रेस में क्या कोई अल्टरनेट, कोई विकल्प है नहीं? क्या टीना प्रभाव से कांग्रेस गुजर रही है? गजराज जी सवाल सुन लीजिए, नेतृत्व को लेकर बात करिए गजराज जी। गजराज जी जी आशीष जी पूछिए, सुन रहे हैं गजराज जी। गजराज जी, आप कांग्रेस की ताकत और कमजोरी के बारे में हम बहस नहीं कर रहे हैं।
हम कांग्रेस में नेतृत्व का संकट जो है, नेतृत्व का संकट है, रणनीति का संकट है, विजन का संकट है, अस्तित्व का संकट है। अस्तित्व का संकट मैं कहूंगा, जब नेतृत्व पे संकट हो तो अस्तित्व पे संकट होता है। तो क्या मैं जब नेतृत्व का इतना संकट गहराता जा रहा है तो एक शब्द टीना प्रभाव, टीना, देयर इज नो अल्टरनेटिव, यानी कोई विकल्प नहीं है आपके पास, कांग्रेस पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं है गांधी परिवार का। तो क्या कांग्रेस पार्टी टीना प्रभाव से गुजर रही है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। गजराज जी जवाब दें। मैं कहना चाहता हूं 10 साल सरकार की रही, वो अध्यक्ष थी, 10 साल सरकार चलाई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, उन्हीं का नेतृत्व था। स्वास्थ्य खराब होने के बाद में माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे मुल्क के अंदर जो सच्चाइयां थी उनको निकाल करके रखा, लेकिन कुछ मीडिया लोगों ने जो गंदगी फैलाई है पूरे हिंदुस्तान के, अभी कह रहे थे अगर मशीनों से चुनाव हो जाए तो आपको दाल आटे का मालूमात पड़ जाएगा। मेरे यहाँ नगर पालिका का चेयरमैन बेईमानी से जिता दिया गया, मेरे यहाँ हापुड़ मेरठ का जो लोकसभा का जो MP था उसको जबरदस्त बेईमानी से जिता दिया गया। ये सरकार झूठ के ऊपर जिंदा है, धर्म कर्म। अरे गजराज जी, आप तो सच पे हैं, तो आपको क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं लोग? गजराज जी इस सरकार के झूठ पर, इस सरकार के विकास पर, इस सरकार के दावों पर यह बहस नहीं हो रही है, यह बहस कांग्रेस पे हो रही है, कांग्रेस पे। आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए। आप ये बताइए कि 2019 के लोकसभा चुनावों में करारी शिकस्त के बाद, इतनी बड़ी हार के बाद आखिर राहुल गांधी ने इस्तीफा क्यों दिया? और आज इस चिट्ठी पर राहुल गांधी नाराज हो रहे हैं। अगर राहुल गांधी को नेतृत्व करना ही था, राहुल गांधी को कांग्रेस को फिर से जो है रिवाइव करना था, कांग्रेस को फिर से जो है खड़ा करना था, तो 2019 में इस करारी हार के बाद क्यों जो है राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था? आप जानते होंगे शायद राहुल गांधी के उस दर्द को, वो दर्द मैं चाहता हूं आप बताइए, वो दर्द जाने, दर्शक भी जाने कि क्यों दिया इस्तीफा। पार्टी के लोगों के काफी दबाव के बाद भी अपने इस्तीफे को उन्होंने वापस नहीं लिया। उनका फर्ज बनता था कि मेरे नेतृत्व में पार्टी हारी है, तभी उन्होंने मॉरली वो इस्तीफा दिया, लेकिन पार्टी के लोगों का बराबर दबाव रहा, लेकिन वो आखिर तक नहीं माने बिल्कुल भी, और उन्होंने कहा कि किसी भी अन्य आदमी को अध्यक्ष बना दिया जाए। अगर उन्हें पद का ही लालच होता तो तत्काल स्वीकार कर सकते थे उसको। ठीक है, मैं आऊंगा आशीष जी, आपके पास ब्रेक का वक्त हो चला है। तो साफ तौर पे नेतृत्व की बात की जा रही है, लेकिन ये भी नहीं भूलना है कि 2019 में कांग्रेस के हाल क्या रहे। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संवेदना, सेवा और सहायता का भाव जन जन के प्रति माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का समर्पण दर्शाता है। गंभीर बीमारियों के इलाज हेतु जरूरतमंदों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से रिकॉर्ड आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है। दुर्घटना, अग्निकांड सहित अन्य प्रभावित जरूरतमंदों को भी बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता मिली है। कैंसर की बीमारी किसी को न हो, इससे हम लोग बहुत डर लगता है, नाम सुनने पे ही डर लगने लगता है कि कहाँ से इलाज होगा, कहाँ से इतना पैसा आए। लेकिन हम लोगों को योगी जी ने बहुत सहारा दिया, बहुत मदद दिया, हम लोग का दवा इलाज गरीबों का हो रहा है। कोविड-19 के दौरान मुख्यमंत्री का पीड़ित सहायता कोष कोविड केयर फंड की स्थापना की गई। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया गया। महामारी की रोकथाम हेतु प्राथमिकता पर चिकित्सा उपकरण खरीदे गए। कठिन परिस्थितियों में विवेकाधीन कोष से हुई मदद ने
उम्मीद जगाई है। जन जन को मिला सरकार का साथ। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, TV9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। TV9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज के मुद्दे में कांग्रेस में जो गृह युद्ध छिड़ा है उसको लेकर हम बात करें। एक्सपर्ट पैनल भी हमारे साथ इस वक्त है। सीधे गजराज जी के पास चलते हैं और हमारे चैनल हेड ने जो सवाल पूछा था उसी सवाल को मैं आगे बढ़ाऊंगा। शायद उस वक्त उनकी आवाज नहीं पूरी हो पाई, ब्रेक का वक्त हो गया था। गजराज जी, नेतृत्व को लेकर जो आशीष जी सवाल पूछ रहे हैं कि नेतृत्व को लेकर ऐसा लग रहा है कि अब जरूरत महसूस हो गई है। बंद शब्दों में पहले आवाज उठती रही कांग्रेस के अंदर से, ऐसा लग रहा है कि इस बार मुखर होकर चीजें सामने आने लगी हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? इसके अंदर आज भी लोकतंत्र है। आज भी कपिल सिब्बल साहब ने अपनी बात रखे, आज भी गुलाम नबी आजाद साहब ने अपनी बात रखे। उस पार्टी के अंदर अपनी बात को कहना CWC के अंदर ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहना चाहता हूं, जहां तक बीजेपी की बातचीत है, तमाम लोगों को दरकिनार कर दिया गया है। जो पुराने लीडरान थे उनको कोई पूछताछ कहीं प्रकार से नहीं हो रही है। लेकिन कांग्रेस के अंदर आज भी जो भी CWC गजराज जी आप जो है कांग्रेस के संकट को छोड़ करके चले जा रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं। आपसे मैं ये जानना चाह रहा, अभी आपने एक बात कही थी कि राहुल गांधी को किसी पद का लोभ नहीं है। ये बात मैं भी यही कहना चाह रहा हूं और आपसे कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी को पद का लोभ नहीं था, उन्होंने 2019 में छोड़ दिया। लेकिन वो जो पद छोड़ा, उन्होंने इस्तीफा दिया, उसके पीछे की वजह क्या थी और उस इस्तीफे के बाद क्या निकल के आया कि राहुल गांधी के अलावा बाकी को तो पद की लालसा है, लोभ है। जो आज चिट्ठी लिखने वाले हैं, जब राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था और राहुल गांधी ने कहा पूरे संगठन को बदला जाना चाहिए, तो राहुल गांधी की मंशा थी कि मेरे इस्तीफे के बाद बाकी सभी वरिष्ठ नेता इस्तीफा दे देंगे और पूरे संगठन को नए सिरे से खड़ा किया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी का इस्तीफा हो गया, बाकी किसी ने कलम कागज उठाने की जहमत नहीं उठाई किसी ने कि कोई और इस्तीफा दे दे। तो आखिर केवल राहुल गांधी पर आप जो राहुल गांधी को लोभ नहीं है, लालसा नहीं है, राहुल गांधी को नहीं था, लोभ त्याग दिया। लेकिन बाकी लोग जो आप समझ लीजिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हालत समझ लीजिए, आप उसके बाद जवाब दीजिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अंबिका सोनी है 78 साल की, मोतीलाल वोरा है 93 साल के, 72 साल के हरीश रावत है, 73 साल की सोनिया गांधी है जो बीमार भी हैं। ये लोग कांग्रेस वर्किंग कमेटी में क्या कर रहे हैं? सिर्फ चिट्ठी लिख रहे हैं गैर गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए। आखिर इन्होंने 2019 के चुनाव के बाद, इतनी बड़ी हार के बाद, जब राहुल गांधी ने अपना पद छोड़ा तो इन सब ने क्यों नहीं छोड़ा? और वास्तव में राहुल गांधी के दिल का ये दर्द था, राहुल गांधी के दिल की मन में टीस थी कि ये लोग 2019 के चुनाव में तमाम बड़े नेता, चाहे कमलनाथ रहे हो, चाहे अशोक गहलोत रहे हो, ये सब अपने अपने रिश्तेदारों, अपने बेटों को चुनाव जिताने में व्यस्त रहे। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को जिताने की कोशिश किसी ने नहीं की। सब अपने रिश्तेदार, अपने बेटों को चुनाव जिताने के लिए 2019 का चुनाव लड़ रहे थे और उसमें अपनी ताकत लगा रहे थे। इसलिए राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था। आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? लोकतंत्र में आप भी टीवी बैठे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को दिखाइए कांग्रेस को और इस सच को स्वीकार करिए कि कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता परजीवी CWC में जो है, इस कड़वे सच को मैं ऐसे कहूंगा, परजीवी बन के रह रहे हैं। वो गांधी नेहरू परिवार के पीछे खड़े होकर के अपने पद को कायम रखना चाहते हैं, अपने पावर को कायम रखना चाहते हैं। इसके सिवाय उनकी कोई निष्ठा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को दोबारा खड़ा करने की कोई दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। इस सच को आप स्वीकारिए। अब बताइए आप। गजराज जी जवाब देखिए, मैं आज कहना चाहता हूं फिर से कि राहुल गांधी जी की देखरेख में पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज भी भाजपा सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाने वाले कोई व्यक्ति हैं तो उनका नाम है राहुल गांधी।
आज भी सोनिया गांधी जी हमारी कांग्रेस का जो नेतृत्व कर रही हैं, आज पूरी CWC ने उन्हें फिर से पुनः वही जिम्मेदारी दी है। जो विपक्ष कहता है या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं तथाकथित जो कांग्रेस के अंदर रह करके बीजेपी की सलाह के ऊपर काम करते हों, लेकिन उनकी बात चलने वाली नहीं है। मैं कह सकता हूं आज भी दावे के साथ में कि राहुल गांधी के अंदर आज भी वो क्षमता है इस कांग्रेस संगठन को पूरे को चलाने के लिए। उन्होंने मॉरली जब चुनाव हार गए थे तो मॉरली उन्होंने इस्तीफा दिया था और कहा था कि मेरे अलावा किसी को भी ये जिम्मेदारी दे दें। अगर उनके मन में लालसा जी आपकी बात आ गई, आपकी बात ये आ गई कि अभी आपने माना है कि कुछ लोग ऐसे हैं कांग्रेस में जो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। चंद्रिका जी, वो कौन कौन से लोग हैं, किन्हें किन्हें आपने मोहरा बनाया है कांग्रेस में? नाम बता दीजिए चंद्रिका जी जल्दी से। जी गजराज जी तो बता रहे हैं वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था, इसके लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपके इशारे पे काम कर रहे हैं। होती नहीं है, आप भी जानते हैं, गुपचुप की बातें होती है। तमाम लोग जानते हैं कि ये रात के अंधेरे में कहां से कैसे बातें चलती हैं, आप जानते हैं अच्छी प्रकार से। आशीष जी हमारे कांग्रेस के मित्र जो बात कह रहे हैं तो खैर वो यही कहेंगे, उनको कहना भी चाहिए, लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है उसी विषय पर चर्चा हो रही है। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि जितने नाम हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी वो सब लोग भाजपा के बहुत कठोर विरोधी हैं, विचारधारा के आधार पर भी और अपनी व्यवहारिक राजनीति के आधार पर भी। कभी भाजपा के साथ न वो रहे न कभी रह सकते हैं आगे भी। लेकिन अब चूंकि अध्यक्षी का चुनाव है, अध्यक्ष बनना है, पार्टी के अंदर इस बात को लेकर मतभेद है और ये आंतरिक प्रक्रिया है कि उन्होंने पत्र लिखा, उस पत्र को लेकर के उनको बीजेपी का बना दिया गया। और अगर ऐसे सब कुछ बीजेपी का बना दिया तो कांग्रेस में फिर शायद माँ बेटे ही बचेंगे, बेटी और कोई बचेगा नहीं, क्योंकि ये सारे लोग विभिन्न प्रांतों से हैं और विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। तो मैं तो यही कहता हूं कि भगवान सद्बुद्धि दे और जो बात कहता है प्रजातंत्र में सुनना चाहिए। फिर फैसला तो बहुमत के आधार पर होता है, पार्टियों में भी और सदनों में भी होता है। लेकिन अगर कोई आदमी आपके मन की बात नहीं कर रहा है या इतर बात कर रहा है तो उसको भाजपा के साथ जोड़ देना है, किसी अन्य दल के साथ जोड़ देना, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जिस प्रकार का दल का स्वरूप बन गया है, लगातार आज से देख रहे हैं। आप देखिए एनसीपी के शरद पवार थे, ये संगमा थे, ये सब लोग केवल मीटिंग में ही तो उठा दिया था कि विदेशी मूल का व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए और सब बाहर हो गए। आप जब भी उनके विचारों से हटकर कोई विचार रखेंगे चंद्रिका जी, आप फिर पार्टी के भीतर के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे चले आए हैं। तो मैं बता दूं लोकतांत्रिक व्यवस्था, गजराज जी भी कह रहे थे कांग्रेस के भीतर लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का हाल ये है कि CWC पिछले 50 सालों में CWC के चुनाव सिर्फ 2 बार हुए और वो दोनों मौके ऐसे थे सन 1992 और 1997 जब गांधी परिवार का अध्यक्ष नहीं था और वो ताकतवर अध्यक्ष रहा कांग्रेस पार्टी का, तब 2 बार सिर्फ CWC के चुनाव हुए। 1992 में नरसिम्हा राव ने करवाया था और 97 में सीताराम केसरी ने करवाया था। तो ये कांग्रेस के भीतर की लोकतांत्रिक व्यवस्था रही। और आपकी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात बता दें तो बीजेपी संसदीय बोर्ड के 11 सदस्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं। अब हम उस्मानी साहब की तरफ चलते हैं। उस्मानी साहब, ये पार्टी के भीतर की लोकतांत्रिक व्यवस्था की दुहाई गजराज सिंह जी दे रहे थे और चंद्रिका जी ने भी दी। आप भी पार्टी के भीतर के लोकतंत्र पे कुछ कहेंगे? क्या कांग्रेस में जो हो रहा है वो पार्टी के भीतर का लोकतंत्र है? ये कांग्रेस पार्टी ही नहीं, सारी पार्टियों में यही लोकतंत्र है। ये एक पार्टी का मामला नहीं है। सारी पार्टियों में चुनाव होते हैं, सारी पार्टियों में मांग उठती है, सारी पार्टियों में ये सब होता है। इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तिल का ताड़ जो बनाया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना तय कर लेगी अध्यक्ष, और जो अध्यक्ष होगा वो अपना वो चलाएगा। हम लोगों का उसमें कोई रोल ही नहीं है दूसरे पार्टी में बोलने का। जहां तक सवाल ये है कि आज नहीं, हम आपकी पार्टी के बारे में पूछे, दूसरी पार्टी में तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपकी पार्टी में क्या कांग्रेस जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था आपकी ही पार्टी के भीतर है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी एकदम एकजुट है
और पूरे उत्तर प्रदेश में जो आज पूरा जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, गुंडा राज है, लोग सड़कों पे सुरक्षित नहीं है, कोरोना की महामारी है, यहाँ तक कि जो सरकार के जो मिनिस्टर हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, वो भी बेचारे कोरोना से खत्म हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी निभा रहे हैं। विधानसभा में भी 2 दिन से विधानसभा चल रही है, वहां भी आपको दिखाई पड़ा कि केवल समाजवादी पार्टी ही जो है वो उत्तर प्रदेश में किसानों की, चाहे गन्ना किसानों की समस्या हो, चाहे भ्रष्टाचार की समस्या हो, चाहे जो भी समस्या हो, सारी समस्याओं के निदान के लिए समाजवादी पार्टी सरकार को और सत्ता को आईना दिखाने का काम कर रही है और हम लोग कहीं पीछे नहीं है। नहीं, ये तो आपकी बात मान गया। ट्विटर पे पूरी लड़ाई लड़ रही है समाजवादी पार्टी, ट्विटर पर पूरी लड़ाई जोर शोर से लड़ रही है समाजवादी पार्टी। और रही बात पार्टी के भीतर लोकतंत्र की, तो उसका भी एक नमूना अभी हाल में ही आया। मैनपुरी का, आपके मैनपुरी जिला समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने वहां के सांसद पर टिप्पणी कर दी, उंगली उठा दी, सवाल खड़े कर दिए, तो उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उससे जवाब सवाल नहीं किया गया, उसके आरोपों की सच्चाई का पड़ताल नहीं किया गया, उसे पार्टी के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ये पार्टी, लोकतंत्र सभी पार्टियों में बराबर है, भीतरी लोकतंत्र बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई किसी को कम नहीं आंक सकता है। गजराज जी, जब 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल की, तो उसके बाद उसके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा अपने कार्यकर्ताओं से कि 2024 के लिए अब जमीन मजबूत कीजिए। इस बात को लेके कांग्रेस के उस समय वरिष्ठ नेताओं ने एक बात कही कि भाजपा इतनी बड़ी जीत के बाद 2024 की जमीन मजबूत करने में लगी है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। क्या राहुल गांधी को लेकर के पार्टी का जो वरिष्ठ नेताओं का एक गुट है, एक खेमा है, क्या वो राहुल गांधी को नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा, हजम कर पा रहा है, या उनको नेता के रूप में मानने को तैयार नहीं है अपना? देखिए राहुल गांधी जी को एकजुट होकर के सीडब्ल्यूसी के तमाम नेता उन्हें मानते हैं और मानते रहे हैं और आगे भी मानते रहेंगे। उनके अंदर संगठन को मजबूत करने की क्षमता है। तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं वो उनको सम्मान के साथ देखते हैं, कोई दिक्कत उन्हें नहीं है। नहीं, दिक्कत तो किसी को कोई नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की बात ही तो नहीं सुनते। 2017 में जब से कांग्रेस की कमान संभाली राहुल गांधी ने और 2019 में जब इस्तीफा दिया, इस बीच में राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओवरहॉलिंग करने की बहुत कोशिश की। उनके दिमाग में बहुत सारे विचार भी है। राहुल गांधी ने कांग्रेस में चुनाव के जरिए संगठन में पद देने की भी शुरुआत की, उसकी भी कोशिश की, लेकिन हर वो प्रयोग विफल क्यों होता रहा? क्योंकि जो वरिष्ठ नेता, जो कांग्रेस में सीडब्ल्यूसी में बैठे हुए तमाम वरिष्ठ नेता हैं, वो कभी भी राहुल गांधी की सलाहों पर अमल करते हुए नहीं दिखे। इवन वो दरकिनार कर देते थे, वो कहते थे ठीक हम सोनिया गांधी से बात कर लेंगे, सोनिया जी से बात कर लेंगे। तो जब सोनिया जी से ही सब बात कर लेंगे तो अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी करेंगे क्या? देखिए आशीष जी, मैं फिर कहना चाहता हूँ, गजराज जी, चुनाव को हारने के बाद में माननीय राहुल गांधी जी ने मॉरली तौर पर अपना त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र देने के बाद में उन्होंने कहा कि किसी भी गैर गांधी परिवार के अलावा जिसको सीडब्ल्यूसी चाहे संगठन की जिम्मेदारी दे सकती है, अपनी बात पर अडिग रहे। मैं कहना चाहता हूं, अगर जरा भी उन्हें कोई किसी प्रकार का लालच होता तो अब तक वो इस पद को फिर से संभाल सकते थे, अध्यक्ष का जो पद था, लेकिन अपनी बात पर अडिग थे और अडिग है आज भी। वो चाहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जो भी वह पूरा चुनाव हो उसके हिसाब से जो भी अपने आगे संगठन बनेगा उसके लिए वो तैयार हैं। आशीष जी, आपने गजराज जी की बात को सुना जहां पे उन्होंने नेतृत्व लेकर साफ तौर पे बात की? देखिए आरिस जो ये कह रहे हैं, मैं गजराज जी की
सबकी आस्था राहुल गांधी में है, सब राहुल गांधी के साथ हैं, तो ये सच्चाई से कोसों दूर है। राहुल गांधी का अनुभव जो 2017 से 2019 तक का रहा, बहुत खराब अनुभव रहा, और उसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया था कि उनके इस्तीफा देने के बाद हो सकता है कि जो अपने अपने पदों से चिपके हुए लोग हैं, बेसिकली वो असुरक्षा की भावना से सब गांधी परिवार के पीछे खड़े हैं जी। वो कोई किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो अब इतना आगे बढ़ करके कांग्रेस में नेतृत्व के लिए आगे बढ़ पाए। नेतृत्व परिवर्तन का सवाल उठाने भी वाले भी नेतृत्व के लिए आगे नहीं आते हैं कांग्रेस पार्टी में। ये कांग्रेस पार्टी में हमेशा से विडंबना रही है। और हालांकि आपको मैं बताऊं कि इंदिरा युग के बाद दो ही गांधी परिवार के बाहर से दो अध्यक्ष बने और उनका हश्र जो है सबने देखा हुआ है। और जब कई बार गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में विभाजन की भी नौबत आई है। तो ये सबको पता है। कांग्रेस के भीतर गांधी परिवार को गोद माना जा सकता है, गोद। ये जो है, यही गोद पूरे कांग्रेस परिवार को, इसके जितने छत्रप हैं, जितने स्वयंभू हैं, यही गांधी परिवार का जो गोद है उसी से जुड़े हुए हैं। गांधी परिवार के अलावा अगर कोई बाहरी व्यक्ति गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष बनता है तो दूसरा उसको अपने से बड़ा मानने को तैयार नहीं होगा। ये बेसिकली निष्ठा नहीं है, ये मजबूरी है। ये गांधी परिवार कांग्रेस के लिए मजबूरी है। लेकिन सर, क्या अब वो स्वर उठ रहे हैं, गैर गांधी चेहरा होना चाहिए, इस तरह की बात बंद शब्दों में अब बातें क्या कही जा रही हैं? इस तरह का आप महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से ये पूरा चिट्ठी कांड एक तरह से हुआ, चीजें हुई? ये आरिस ये कई बार कहा गया, ये कई बार ये बातें उठ चुकी हैं। और मैं तो अब चंद्रिका जी से जानना चाह रहा हूं, चंद्रिका जी से छोटा सा एक सवाल है कि सारी लड़ाई कांग्रेस के भीतर ये हो रही है कि मोदी जी और अमित शाह जी से मुकाबला कौन कर पाएगा, तो आप बताइए, क्या गांधी परिवार से अगर कोई रहेगा तो वो मुकाबला बेहतर करेगा, या कोई गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष बनेगा तो वो बेहतर मुकाबला करेगा? आपको क्या लगता है, आपको किसके साथ मुकाबले में मजा आएगा? भारतीय जनता पार्टी को किसके साथ मुकाबले में मजा ज्यादा आएगा? आशीष जी, ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है कि किसके नेतृत्व में वो संगठन चलाती है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ती है। लेकिन जब तक बीजेपी की बात है, आप सब जानते हैं कि बीजेपी में नेतृत्व भले किसी का हो, लेकिन सैद्धांतिक प्रतिबद्धता के साथ चाहे संगठन चलाना हो, चाहे चुनाव में जाना हो, दोनों काम हम लोग करते हैं। हमारे आज अमित शाह जी हैं, वो अमित शाह जी थे, आज नड्डा जी हैं, उसके पहले आपको पता है राजनाथ जी थे और गडकरी जी थे। विभिन्न नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो देश में भी आप देखते हैं कि हर चुनाव के बाद 3 साल बाद हमारे अध्यक्ष बदल जाते हैं। तो यहाँ बहुत कुछ मतलब व्यक्ति का तो होता है, व्यक्ति के महत्व का कोई इंकार कोई, लेकिन संगठन के अंदर जो सिद्धांत निष्ठा है। ठीक है चंद्रिका जी, ठीक है। आप मजबूत हैं, कांग्रेस से कोई भी हो आप मुकाबला कर लेंगे। उस्मानी साहब, कांग्रेस के भीतर का जो ये संघर्ष है 2022 में समाजवादी पार्टी को इसका फायदा हो सकता है क्या? समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है। बाकी दल जो हैं वो हासिल पे हैं। और जो संगठन के आंतरिक मामले की बात होती है, वो अभी आप जब बोल रहे थे, मैं बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुन रहा था कि व्यक्ति का महत्व कितना होता है। जैसे कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का महत्व है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में मोदी और अमित शाह जी का महत्व है। जैसा कि अभी मैं आपको बहुत ही फायदे से सुन रहा था कि अब अगला मुकाबला कांग्रेस पार्टी के किस अध्यक्ष से अमित शाह का होगा। अब आप बताइए, जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आप बार बार अमित शाह को कोट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो रहस्यमयी ये तो कांग्रेस कोट कर रही है। कांग्रेस के भीतर से आवाज आ रही है कि मोदी और शाह से मुकाबला कौन करेगा। नहीं मानवर, आप अभी कोट कर रहे थे। ये तो कांग्रेस की तरफ से आवाज है। शाह से कौन मुकाबला करेगा? मुकाबला तो जेपी नड्डा से होना है। यानी जेपी नड्डा जो है वो रबड़ स्टैंप है और पार्टी अमित शाह और नरेंद्र मोदी चला रहे हैं पूरी। बाकी के लोग जो सीनियर लीडर थे, उन लोगों ने आंदोलन को खड़ा करके यहाँ तक पार्टी को पहुँचाया है, जो लोग हाशिए पे चले गए उनको निमंत्रण पत्र भी नहीं दिए गए। उस्मानी साहब, आपका मुकाबला
ये भी बता दीजिए। आप समाजवादी पार्टी की बात करिए, समाजवादी पार्टी को लाभ होगा? 2022 में 350 सीटें जीत के बहुमत की सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में। और जो विकास का पहिया रुका हुआ है, चाहे वो बच्चों को लैपटॉप देने का मामला हो, चाहे कन्या विद्याधन देने का मामला हो, चाहे लोगों को रोजगार और नौकरी देने का मामला हो, चाहे सड़कों को मजबूत बनाने का मामला हो, ये पूरे के पूरे काम समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके इनको पूरा करने का एक एक काम करेगी। आज जो सरकार उस्मानी साहब, ये सवाल मैंने आपसे पूछा इसलिए था क्योंकि पिछले 8-10 महीने से उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अगर सड़क पर किसी ने संघर्ष किया, कोई उतरा है तो सिर्फ कांग्रेस उतरी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता दिखे हैं। आप तो सिर्फ ट्विटर पे रहे ना, ट्विटर पे संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। अब ट्विटर के संघर्ष से अगर 350 सीटें आपकी आती हैं 2022 में, तो बधाई हो, ये रास्ता सभी लोग अपनाएं, ट्विटर वाला रास्ता, ट्विटर के रास्ते 350 सीट। जवाब ले लेते उस्मानी साहब, जवाब ट्विटर वाली पार्टी समाजवादी पार्टी बन के रह गई, ऐसा लग रहा है। हम जवाब दे रहे हैं। आप लोग जो है, जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये भारतीय जनता पार्टी इनको एक मंत्र देती है कि आप कांग्रेस पार्टी को दिखाओ संघर्ष कर रही है, ताकि जो सेकुलर वोट है वो बट जाए और भारतीय जनता पार्टी आ जाए। पूरे जो वोटर है उत्तर प्रदेश का, उसको ये दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को 2022 में परास्त करेगी और बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाएगी। अगर आप लोग ऐसे दिखाएंगे कि संघर्ष है, हम लोग सड़क पे संघर्ष नहीं करते, हम आपको दिखाएं कि हमने कितना आंदोलन किया है, लखीमपुर से लगा के लखनऊ तक कितने आंदोलन कर रहे हैं, लगातार गन्ना किसानों के लिए आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, जो लोग भूख से मर रहे हैं उनके लिए आंदोलन हम कर रहे हैं। अखिलेश यादव कहाँ गए उस्मानी साहब? पिछले दिनों इतने मुद्दे आए, कितनी जगह पे गए, कहाँ गए अखिलेश यादव? क्या बताएंगे आप? अखिलेश यादव जी, हम आपको मौका दे रहे हैं, पूरे प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को आप बताइए कि अखिलेश यादव कहाँ किस मुद्दे पर गए? लगातार अखिलेश यादव जी आजमगढ़ गए। कांग्रेस का सांसद तो महाराष्ट्र से आकर के कांग्रेस का नेता और यहाँ पर गिरफ्तार हो रहा है। आप बताइए, आपके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, आगे 350 सीट जिनके आप सहारे, जिनके पीछे चल के लाने वाले हैं, वो कहाँ गए? किस मुद्दे में, किसके घर, कहां पर जनसमूह में, कहां पर प्रदर्शन में, कहां पर अनशन में, कहां पर जो है किसी जन सरोकार के मुद्दे पर कहां खड़े हुए? अरे सुनिए तो, अखिलेश यादव जी जब आजमगढ़ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जुल्म ज्यादती कर रही थी तो रामपुर गए, अखिलेश यादव जी बरेली गए, अखिलेश यादव जी सीतापुर गए, अखिलेश यादव जी आजमगढ़ गए, अखिलेश यादव जी इटावा गए, अखिलेश यादव जी मैनपुरी गए, अखिलेश यादव जी बदायूं गए, और कितने जनपद आपको गिनाए जहां अखिलेश यादव जी नहीं गए? आप बताइए किन मुद्दों को लेके गए? किसानों का भुगतान, गरीबों मजलूमों के ऊपर। चलिए, अखिलेश यादव जी कहाँ इस विषय पे हालांकि कई बार डिबेट हो चुकी है, लेकिन आपके लिए ये डिबेट भी एक दिन रखेंगे कि समाजवादी पार्टी ट्विटर पे लड़ाई कर रही है या सड़क पे लड़ाई कर रही है। इस पर एक दिन ये विषय स्पेशली आपके लिए विशेष रूप से रख लेंगे कि ट्विटर पे आपकी लड़ाई है या सड़क पे लड़ाई है। फिलहाल कांग्रेस के मुद्दे में हम गजराज जी की तरफ चलते हैं। गजराज जी, आखिरी में आप ये बताइए कि आखिर कांग्रेस की ये सेहत सुधरेगी कैसे? क्या सर्जन के रूप में राहुल गांधी को जो है दिया जाएगा, सब ऑपरेशन सर्जरी करने के लिए सारे हथियार औजार दे दिए जाएंगे, बाकायदे पूरी कांग्रेस की सर्जरी राहुल गांधी करेंगे, या जैसे चल रहा है अस्तित्व की लड़ाई जो लड़ रही है कांग्रेस, अस्तित्व के लिए जो खींचतान, घमासान, गृह युद्ध ये चल रहा है, ये चलता रहेगा? आखिर कैसे सेहत सुधरेगी? गजराज जी, कांग्रेस में कोई गृह युद्ध नहीं है, पहले मैं ये बतलाना चाहता हूँ, कोई गृह युद्ध कांग्रेस के अंदर नहीं है। आज CWG की बैठक हुई, बहुत आराम से जब बातें रखी गई है, उसके अंदर माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को अंतरिम अध्यक्ष फिर से बना दिया गया है, सबने स्वीकार किया है। आगे आने वाले समय में बिल्कुल लोकतंत्र के जरिए से
अध्यक्ष का एक चुनाव होगा, उसमें जो भी खुलकर के सामने आएगा वही अपने इस संगठन को संभालेगा और संगठन को अच्छी तरजीह देगा। उन्हीं की देखरेख में 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा। 2022 में निश्चित तौर पर भाजपा को हम उखाड़ने का कामकाज करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम उखाड़ेंगे भाजपा को, क्योंकि भाजपा झूठ के ऊपर आधारित है, हिंदू मुसलमान के ऊपर आधारित है, मंदिर मस्जिद के ऊपर आधारित है। गजराज जी आपकी बात है कि वक्त की थोड़ी सी कमी है। आशीष जी आपने गजराज जी को ठीक गजराज जी आपकी बात आ गई। मैं चाहूंगा कि सर आप चलते गजराज जी आपने बता दिया। हाँ, अब कांग्रेस की सेहत कैसे सुधरेगी? अगर मुफ्त की सलाह ही मान करके आप अब हमारी सलाह सुन लीजिए। कांग्रेस ने 2006 से 8 के बीच एक फ्यूचर चैलेंजेज कमेटी बनाई पार्टी के भीतर अंदरूनी सुधार के लिए। उसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट वैसे के वैसे फाइलों में दफन है, ठीक है। मणिशंकर अय्यर कमेटी, उसकी रिपोर्ट आई। दिग्विजय मैं उस फ्यूचर चैलेंजेस कमेटी में मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, इन लोगों ने जो रिपोर्ट दी वो वैसे रखी है। इसके अलावा सैम पित्रोदा कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट रखी हुई है। पीएस संगमा ने भी एक बार रिपोर्ट दी थी, वो रिपोर्ट रखी हुई है। एके एंटनी की रिपोर्ट काफी मौजूद रिपोर्ट रही, जिस पर राहुल गांधी ने काम करने की कोशिश भी की लेकिन कामयाब नहीं हुए। वो भी रिपोर्ट वैसे की वैसे है, कोई कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी सुधार नहीं हो पाया। ये सुधार न होने के पीछे जो मेरा मानना है वो सिर्फ और सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। तो सबसे पहले अगर पार्टी में, इसे हम गृह युद्ध न कहें, गजराज जी कह रहे थे, मैं मंथन मान लेता हूं, लेकिन मंथन में विष और अमृत दोनों निकलेगा तो विष भी पीना होगा। विष सिर्फ राहुल गांधी पिए, गांधी परिवार पिए तो कांग्रेस की सेहत नहीं सुधरने वाली है। विष पीने के लिए जो बैठे हुए वर्षों से कुर्सी पे बैठ करके चिपके हुए हैं और अपने पावर को बरकरार रखे हुए हैं, सत्ता रहे न रहे अपना पावर बरकरार रहे, उनको भी विष पीना पड़ेगा। एक चम्मच, एक ढक्कन, एक कप, एक गिलास, अपने अपने क्षमता के हिसाब से। तो पहले तो इच्छा शक्ति पार्टी के भीतर अंदरूनी सुधार की। दूसरी मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताता हूं। 1967 में जब इंदिरा गांधी का भारतीय राजनीति में पूरी तरीके से प्रादुर्भाव हो गया प्रधानमंत्री बनने के बाद, उस समय इंदिरा गांधी शुरुआत में एक मजबूर प्रधानमंत्री थी। सिंडिकेट के फैसलों को मानना इंदिरा गांधी की मजबूरी हुआ करती थी। सिंडिकेट के फैसलों से गवर्न होती थी, संचालित होती थी इंदिरा गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी ने 1969 आते आते उन्होंने पीएन हक्सर ये जो है विदेश सेवा से थे, पीएन हक्सर को चिट्ठी लिख करके विदेश से बुलवाया और उनसे सलाह मशविरा लेना शुरू किया। आप उस समय के दस्तावेजों को पढ़ेंगे तो जिक्र आता है 5 पांडव का। पीएन हक्सर ने उसके बाद अपने साथ टीएन कौल को, डीपी धर को, पीएन धर को और आरएन काऊ पुलिस सेवा से थे, पीएन धर अर्थशास्त्री थे, डीपी धर डिप्लोमेट थे और टीएन कौल जो है उससे विदेश सेवा से थे। इन लोगों को जो है अपने साथ जोड़ा और ये 5 पांडव इंदिरा गांधी के लिए इकट्ठा हुए। उसके बाद जो है सिंडिकेट से इंदिरा गांधी ने मुक्ति पाई और अपने हिसाब से फैसले लिए, चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे जो फैसले बड़े फैसले थे वो फैसले अपने आप अपने हिसाब से लिए। तो सबसे पहले मेरी सलाह है कि राहुल गांधी को भी कोई पीएन हक्सर तलाशना होगा, 5 पांडव तलाशने होंगे, जिससे ये जो काकस है जो फैसले नहीं लेने देते हैं, फैसले लेने के बाद उन फैसलों को इंप्लीमेंट नहीं होने देते हैं, उनका क्रियान्वयन नहीं होने देते हैं, इनसे आजादी पानी होगी। जिन युवाओं को साथ लेकर के चलने की शुरुआत की थी उनको अपने साथ लाना होगा। एक मजबूत टीम, रणनीतिकार, जहां पे विजन हो, जहां रणनीति हो और जहां नेतृत्व हो, इन 3 बिंदुओं को सोचना होगा। ये 3 बिंदु सोच लिए और आगे अगर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ी कांग्रेस तो ये गृह युद्ध नहीं, ये मंथन होगा और इस मंथन से विष और अमृत मिलेगा, जिससे सेहत सुधर जाएगी कांग्रेस। बहुत अच्छी, बहुत शानदार बात आशीष जी आपने कही। तो मंथन होगा तो इसमें विष भी निकलेगा और उसे सहन भी करना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रिका प्रसाद जी, गजराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर आर के उस्मानी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष चित्रांशी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल नेतृत्व को लेकर तमाम तरह के सवाल हैं, घटनाक्रम को लेकर तमाम तरह के सवाल है, लेकिन बड़ी बात मंथन होगा तो विष भी निकलेगा और अमृत भी निकलेगा, सहन करना पड़ेगा। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।